हाय बच्चों, आपका स्वागत है वैदिक विज्ञान गुरुकुल अ, के चैनल पे। हम मैथ्स की सीरीज में बढ़ चुके थे आगे, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पैटर्न्स जाने, नंबर्स के बारे में जाना, शेप एंड साइज के बारे में जाना और ज्योमेट्री से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है ये पूरी मैथ्स बुक में, जो आपकी सिक्स्थ क्लास है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी टू गो चैप्टर है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस ये चैप्टर ऐसा है, एक खेल की तरह है। ठीक है, जैसे आप इजीली समझ सकते हैं, खेल की तरह है जो बहुत इजीली आपको आ जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, मतलब डाटा हैंडलिंग और प्रेजेंटेशन। अब डाटा हैंडलिंग होता क्या है? जैसे कि कोई भी एक सेट ऑफ डाटा डाटा यानी बहुत सारी चीज़ों का अब जब अवलोकन करते हैं तो उसमें से जितने नंबर्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, उसका जो डाटा है, जैसे कि उसका एवरेज कितना है, उसने कितने रन बनाए हैं, कितने मैचेस खेले हैं, कब कब खेले, कहाँ कहाँ खेले, ठीक है, तो ये सब जो होता है वो डाटा होता है। अब मान लो एक स्पेसिफिक डाटा निकालना है जो कि रनों का डाटा है। मान लो एक क्रिकेट प्लेयर ने कितने रन बनाए, तो क्या कैसे करेंगे अपन? अब मान लो कि कोई क्रिकेट प्लेयर है जैसे कि विराट कोहली है, ठीक है, तो उसने हर एक मैच में कितने रन बनाए, जैसे कि उसने 10 मैच में कितने रन बनाए, किसी में 50 बनाए, किसी में 100 बनाए, किसी में 120 बनाए, किसी में 0 पे आउट हो गया। तो ये जो सेट ऑफ डाटा रहेगा इसी को क्या कहते हैं? डाटा रहते हैं। और इसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कैसे दिखा सकते हैं? कभी आपने ग्राफ्स देखे होंगे। ग्राफ्स किस तरह होते हैं? जैसे कि इस तरह, यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ दिखाई देते हैं, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं। कभी इस तरह बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी रहती, तो ये सब क्या होते हैं? ग्राफ होते हैं। इसके बारे में भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे, इस प्रेजेंटेशन। इसलिए क्या कहा है इसको? प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशन से कैसे आप उसको, उस चैप्टर को, मतलब उस डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपने कक्षा सहपाठी से उनके पसंद के रंगों के बारे में पूछेंगे, आप अपने क्लास वालों बच्चों के साथ अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तो आपको रंगों की सूची प्राप्त हो जाएगी। यह सूची आंकड़ों का एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? डाटा का एक उदाहरण है। इसी प्रकार यदि आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का वजन मापेंगे, तो जो वेट मिलेगा वो आपको, वो भी क्या है? सेट ऑफ डाटा है। सेट ऑफ क्या है? डाटा है, मतलब वो भी क्या है? एक आपका आंकड़ा है। तथ्यों, संख्याओं, मापने, प्रेक्षण या वस्तुओं के अन्य विवरणों के संग्रह, जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? सूचना, यानी हमें क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके? उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस चीज के बारे में। उसे क्या कहते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। ठीक है, हम हमें हर चीज में क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। हर चीज में क्या होती है? इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और चाहिए। हम निरंतर अपने सम्मुख नई और रोचक विधियों से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से बड़ी मात्रा में देखते हैं। इस अध्याय में हम ऐसी कुछ विधियों को जानेंगे जिनसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी कोई चीजें जिससे क्या किया जा सकता है? आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी डाटा को दिखाया जा सकता है। साथ ही हम यह भी ज्ञात करेंगे कि इनमें से कुछ विधियां का प्रयोग किसी प्रकार आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित करने, मतलब हम उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी चीज को लिख देना ही नहीं होता, उसको कैसे आप प्रेजेंट करते हैं वो चीजें। तो वो कैसे सीखेंगे हम? इससे सीखेंगे, प्रेजेंटेशन से। ठीक है, डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनकी व्याख्या करने तथा उनमें निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है। मतलब उसमें क्या अपन चीजें डिफरेंस देख सकते हैं, उसमें क्या और चीजें हमें पता लगती है किसी डाटा को देख के। जैसे कि अ, आंकड़ों का संग्रहण और संगठन। नव्या और नरेश अपने अपने प्रिय खेल विषय के चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पूछते हैं कि उनका प्रिय खेल क्या है। तो किसी का क्या होता है? क्रिकेट होता है। आपका भी कोई प्रिय खेल होगा, फुटबॉल हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। किसका पसंदीदा? नव्या का। फिर नरेश ने पूछा, मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ, परंतु हॉकी वह खेल है जो मुझे अधिक पसंद है। नरेश को क्या पसंद था? हॉकी। मैं सोचती हूँ कि हमारी कक्षा में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। मैं निश्चित नहीं हूँ। अब क्या करते हैं वो? क्या करते हैं, जितने भी अपने उनके क्लास के बच्चे हैं उनसे क्या पूछते हैं कि उनका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, या उनका फेवरेट खेल क्या है। तब देखो, एक सेट ऑफ डाटा मिलता है उनको, जिसमें हर एक का फेवरेट खेल क्या है? अलग है। किसी का सितोलिया है, किसी का कबड्डी, किसी का हॉकी, किसी का क्रिकेट है, किसी का फुटबॉल है। ठीक है, तो ये सब क्या है? अकल अलग अलग है। पर अगर इनका एवरेज निकाले कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कौन सा खेल पसंद है, मतलब मैक्सिमम लोगों को कौन सा
खेल पसंद है, तो उससे क्या मिलेगा, हमें एक डाटा मिलेगा। वह प्रसन्नतापूर्वक कहती है, मैं आंकड़े संग्रहित कर लिए हैं, अब मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। मतलब कौन सा खेल सबसे लोकप्रिय है। कुछ बच्चे उनकी सूची देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को नहीं देख पा रहे हैं। इस सूची से हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो इसमें हमें जानना होगा कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खेल कौन सा है। ठीक है, तो क्या है, पहला मान लो मैं हर एक को एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर देता हूँ। मान लो मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, ठीक है, कैसे कबड्डी। तो एक एक दो तीन चार पाँच छ, छ, मतलब छह स्टूडेंट को क्या पसंद है, कबड्डी पसंद है। अगर मैं अब क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट किसको पसंद है, एक दो तीन चार पाँच छ, छह ही लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट भी छह लोगों को पसंद है। अब क्या हो गया, मान लो मैं कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, अगर मैं हॉकी खेलूं, हॉकी यानी एच से करना देते, तो एक दो तीन चार पाँच छ और सात, मतलब सात लोगों को क्या पसंद है, हॉकी पसंद है। और फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है, फुटबॉल है गया एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ठीक है, मतलब चार लोगों को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। तो और भी गिनेंगे तो इससे पता लगता है कि लगभग आई थिंक मैक्सिमम लोगों को क्या पसंद है, हॉकी पसंद है। मतलब इनका फेवरेट एवरेज जो निकला वो डाटा से क्या निकला कि ज्यादातर बच्चों को क्या पसंद है, हॉकी पसंद है। जैसे कि सितोलिया भी एक दो, ठीक है, और फिर तीन चार पाँच, पांच बच्चों को सितोलिया पसंद है। बैडमिंटन एक दो, दो लोगों को बैडमिंटन पसंद है। तो इससे क्या पता लगता है कि कौन से बच्चे को क्या पसंद है। मतलब हॉकी सबसे ज्यादा क्या है इनकी क्लास में, फेमस स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो हॉकी, इससे क्या एक डाटा सेट ऑफ डाटा मिला जिससे पता लगा कि सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा खेला जाता है, हॉकी। नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का कैसे ज्ञात करेंगे, डाटा देख के, काउंट करके। अपनी आपने कक्षा सहपाठियों के बीच अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। आपने भी अपने नजर देखना है। ये एक क्या, ये क्वेश्चन क्या है, मान लो परी आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों का उत्तरों के लिए आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है उनके सम्मुख सही चिन्ह लगाइए। जिन प्रश्नों, ठीक है, जिनके लिए मतलब आंकड़ों की जरूरत है, जिनके लिए डाटा की जरूरत है, उस और जिसकी नहीं जरूरत है उसके लिए नहीं। उसकी कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल या टीवी शो कौन सा है। तो अगर ये पता लगाना है तो डाटा जरूरी है। भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, इसके लिए डाटा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो बुक में लिखा हुआ है। उनके मोहल्ले या बस्ती में कितनी पानी नष्ट हो रहा है, मतलब कितना पानी नष्ट हो रहा है, तो इसमें भी क्या लिखा सकते हैं, डाटा ले सकते हैं। भारत की राजधानी क्या है, ये भी क्या लिखा हुआ है, ये तो डिफाइन है, तो इसलिए नहीं होगा। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ठीक है, तो ये तो पता है। ठीक है, तो ये चीजें जो डाटा से पता लगा जा सकती है वो अपन ने पता है अपन को कि कुछ चीजें क्या लगा सकती है, डाटा से पता लगाई जा सकती है। श्री नीलेश एक अध्यापक है। ठीक है, नीलेश क्या है, एक अध्यापक है। उन्होंने नव वर्ष मानने के लिए कक्षा में मिठाई लाने का निश्चय किया। क्या किया कि कक्षा में मिठाई लाते हैं। ठीक है, पास ही मिठाई की दुकान, जलेबी, गुलाब जामुन, ये सब मिठाइयाँ थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर एक स्टूडेंट से पूछा कि उन्हें कौन सी मिठाई पसंद है। ठीक है, तो उन्होंने सेट ऑफ डाटा निकाला। मान लो उन्होंने लिख लिया कि जलेबी, गुलाब जामुन, ये पांच मिठाइयाँ अवेलेबल थी। ठीक है, तो जलेबी जब गिना उन्होंने तो कैसे काउंट करा, जैसे कि इस पूरे को काउंट क्या करते हैं, पांच काउंट करते हैं। जैसे कि एक दो तीन चार और ये कट कर दिया तो ये कितना हुआ, पांच हुआ। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने काउंट करा, जैसे कि पांच और एक ये हो जाएगा छः, पाँच चार नौ, मतलब पांच लोगों को, छह लोगों को पसंद है जलेबी, पांच को नौ को गुलाब जामुन। अगर ये गिनना है तो पाँच दस ग्यारह बारह तेरह, यानी तेरह लोगों को क्या पसंद है, गुजिया पसंद है। तीन लोगों को पसंद है बर्फी। रसगुल्ला कितना पसंद है, सात लोगों को पसंद है रसगुल्ला। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है, सेट ऑफ डाटा पता लग रहा है कि किसको कितनी चाहिए, क्या चाहिए, मतलब कौन सी चीज ज्यादा किसको पसंद है, इस डाटा से पता लग रहा है। ठीक है, कौन सी मिठाइयाँ पसंद है। मिठाइयों की सही संख्या खरीदने
मैं श्री नीलेश की सहायता कर लीजिए। कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया? जलेबी का चयन किया 6 छात्रों ने, ठीक है। उसके बाद बर्फी को किन किन ने चुना? बर्फी कौन सी है? ये तो बर्फी को 3 लोगों ने चुना, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप डाटा देख के, तो ये इजी है। इन चीजों को क्या कर सकते हैं, डाटा से क्या मिलता है अपन को, और क्लैरिटी मिलती है, और चीजें जल्दी सॉर्ट होती है और इजी टू सॉल्व है, ठीक है। ये इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चों को सही प्रकार मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं तो इसका विकल्प क्या है? सही पर्याप्त है वो तो, क्योंकि इसी से क्या कर सकते हैं, इतनी मिठाई ले सकते हैं। आंकड़ों के संगठित ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक स्तंभ के प्रत्येक मिठाई का नाम लिख सकते हैं तथा अन्य स्तंभों में उन मिठाइयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं, जो कि हमने कर ली, ठीक है। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसीज है। चुनी गई मिठाइयाँ जलेबी गुलाब जामुन की क्रमश बारम फ्रीक्वेंसीज है। मतलब ये जो नंबर्स हैं, जो अपन को वैल्यूज मिलती है, वो क्या होती है, बारंबारत बारंबारताएं होती है, मतलब फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो अपन को नंबर्स मिलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर क्या देखा कि कितनी मिठाइयाँ उनको चाहिए थी, ठीक है। अब श्रुचि संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के बारे में पूछा। किसके? उनके शू साइज के बारे में उनसे पूछा। तो सबका शू साइज क्या है, अलग अलग है। तो उसने क्या करा, इन सबको किस फॉर्म में अरेंज कर दिया, को साइज को आरोही यानी असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर दिया। असेंडिंग यानी होता है छोटे से बड़ा, मतलब स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो कैसे, पहले 3 लिखा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 1, 7। तो सबसे ज्यादा, अगर मैं इसमें से निकालूं कि सबसे ज्यादा, मतलब ऐसे कौन से विद्यार्थी है जिसमें मतलब ऐसा कौन सा शू साइज है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को आ रहा है, ऐसा कौन सा शू साइज है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को आ रहा है, तो मुझे 5 और 4 दिख रहा है, तो मैं दोनों को काउंट कर लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 स्टूडेंट्स को क्या आ रहा है, शू साइज कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 स्टूडेंट्स को क्या आ रहा है, कितना साइज आ रहा है, 9 साइज आ रहा है, ठीक है। मतलब 9 स्टूडेंट को कितने नंबर साइज आ रहा है, 4 नंबर साइज आ रहा है। 6 कितने लोगों को आ रहा है, 4 लोगों को। 7 एक ही को बन रहा है, और 3 कितने को बन रहा है, 3 लोगों को। तो इस तरह क्या पता लगा, डाटा से पता लगा कि कौन से स्टूडेंट या कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको इतने नंबर ऑफ शू साइज चाहिए और इतने नंबर ऑफ शू साइज चाहिए, ठीक है। कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज क्या है, अधिकतम साइज है 7, ठीक है। कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज क्या है, 3 है, सबसे छोटा साइज। डैश विद्यार्थी है जो 5 साइज का जूता पहनते हैं, 10 विद्यार्थी है जो 5 साइज का जूता पहनते हैं, 9 विद्यार्थी है जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं। 4 से बड़े साइज का जूता कौन कौन पहनता है, ये तो 10 हो गए, 10 4 14 और 1 15, कितने स्टूडेंट पहनते हैं, 15। आंकड़ों के आरोही क्रम को अवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई? अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए जमा किया क्योंकि ये नंबर ऑफ काउंटिंग के लिए क्या हुआ, इजी हुआ। अगर मैं सेम नंबर ऑफ काउंटिंग बिना असेंडिंग के इधर फाइंड करता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, जैसे कि 1 5 ही हो गया, है ना। फिर एक और 5 ढूंढना पड़ता, ये 5 ढूंढना पड़ता। पर मैंने क्या करा, इनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो मुझे इजीली अवेलेबल है वो डाटा। मतलब आप डाटा को कितनी इजीली अरेंज कर सकते हैं, वो भी क्या होता है, एक डाटा हैंडलिंग का पार्ट होता है। ये डाटा का पार्ट होता है कि आप उस चीज को कैसे अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी डाटा को। कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप उनको घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते हुए, तब प्राप्त हुए आंकड़ों को लिखिए। मान लो आपने पीपल के पेड़ कितने देखे, 5 देखे, नीम के पेड़ दिख लिए 3। तो ये क्या करना है, आंकड़े देखने हैं। ये घर करने वाली एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हैं कहाँ पे, घर पे जाते जाते ये डाटा क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हो गया चित्रोलेख। चित्रोलेख यानी होता है, अब आ गया टॉपिक चित्रोलेख। चित्रोलेख यानी होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब क्या होता है, जब आप पिक्चर्स की मदद से जब डाटा बताते हैं या फिर इमेज की मदद से क्या करते हैं, डाटा बताते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो चित्रोलेख यानी पिक्टोग्राफ बिना कोई संख्या लिखे आंकड़ों को दर्शाने की चित्रीय और सुझावित विधि है। मतलब इजी है, और क्या है, चित्रों से क्या कर सकते हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डाटा को, ठीक है।
नीचे दी गए चित्र को देखिए। अपनी पिछली कक्षाओं में इस तरह चित्र देखे होंगे आपने जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि निजी कार, यात्रियों के साधन निजी कार। मान लो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो कार से आते हैं, तो एक स्माइली को क्या दिया गया, एक विद्यार्थी दिया गया, मतलब 1 2 3 4, तो कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे, 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किससे आते हैं, निजी कार से आते हैं। सार्वजनिक बस, मतलब बस से कौन आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, 1 2 3 4 5, 5 लोग किससे आते हैं, बस से आते हैं। विद्यालय बस से कितने आते हैं, 3 3 6 3 9 और 2 11, तो कितने स्टूडेंट हो गए, 11 स्टूडेंट। तो इससे क्या हुआ, इजी टू अंडरस्टैंड हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, इजी से मतलब इजीली बता सकते हैं कि कौन से विद्यार्थी किस व्हीकल से आता है। कौन यात्रा में कौन सा साधन सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, बस जो स्कूल की बस होती है वो क्या की जाती, प्रयोग की जाती। नंद किशोर ने बेरसिया में अपने मेडिकल स्कूल के बच्चों से वे कितनी बार रात्रि में न्यूनतम व घंटे सोते हैं, प्रश्न के उत्तर एकत्रित कीजिए, उनसे इन आंकड़ों का चिहित कीजिए। जैसे कि क्या हुआ कि नीचे दिए गए चित्रों का एक इकाई का प्रतीक सिंबल का प्रयोग एक विद्यार्थी को दर्शाने के, मैं बता चुका हूं क्या, एक स्माइली किस लिए यूज किया गया, एक विद्यार्थी को दिखाने के लिए। नंद किशोर ने बेरसिया ने अपने मेडिकल स्कूल के बच्चों से वे कितनी बार रात्रि में न्यूनतम व घंटे सोते हैं, प्रश्न के उत्तर एकत्रित किए, उनसे इन आंकड़ों को एक चित्रालेख तैयार किया। अब देखो, हाँ, अब तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जो 9 घंटे सोते हैं, न्यूनतम व घंटे सोते हैं, मतलब 9 9 घंटे मिनिमम सोते हैं। देखो, सदैव मतलब एक ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 बच्चों को, तो ये कितना हो गया, 10 20 30 40 50, मतलब 50 बच्चे तो ऐसे हुए जो सदैव 9 घंटे सोते हैं। कभी कभी सोने वाले कितने बच्चे हुए, ये हो गया 10, ये हो गया 20, पर ये क्या है, ये एक हाफ ट्रायंगल है, ठीक है। अगर हाफ ट्रायंगल होगा तो उसको क्या कहेंगे, 5 रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लो अगर एक सर्कल है, अगर ये 10 दिखाता है, तो अगर मैं हाफ सर्कल बना रहा हूँ तो ये कितना दिखा रहा है, ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, 5 रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको हाफ दिखाना है तो क्या करोगे आप, 5, तो कितना हो गया, 10 20 और 5 क्या हो गया, 25। तो मतलब 25 बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी सोते हैं, और कभी नहीं सोते हैं वो वाले कितने बच्चे, 10 20 30 40, तो कितने बच्चे हैं जो कभी नहीं सोते हैं, वो होते हैं 40 बच्चे। उन बच्चों की संख्या क्या है जो सदैव रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं, तो कितने बच्चे सोते हैं, 50। जो कभी कभी ही रात्रि में सोते हैं वो हो गए 25, और जो कभी नहीं सोते वो कितने हो गए, 40। तो इस तरह क्या किया गया, डाटा से इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो देखो ये मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया था। अब एक चित्रलेखन खींचता, एक दिन लखनपाल ने इन आंकड़ों के संग्रहित किया कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, मतलब कितने विद्यार्थी प्रेजेंट नहीं है। तो कक्षा कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कहाँ तक लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास तक लिया है। किसी में 3 प्रेजेंट अब्सेंट थे, किसी में 5, किसी में 4। तो उसने क्या किया, इसको जो उसने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए चित्रलोकन बनाया। जैसे कि एक स्माइली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे तो 3 लगा दिया, इसमें 5 थे तो 5 लगा दिया, इसमें 4 थे तो 4। इस तरह क्या किया, इसने डाटा को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जैसे कि अब फिफ्थ क्लास में कितने 0 थे तो उसने कुछ नहीं बनाया, ठीक है, मतलब कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया। मतलब फिफ्थ क्लास में क्या थे, सारे बच्चे प्रेजेंट थे, तो उसने डाटा में कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया। ये एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हैं या फिर अपने स्कूल में। इसी समय उसके मित्रों ने, जरीना और संगति ने उन विद्यार्थियों के आंकड़े संग्रहित किए जो कक्षा में उपस्थित थे, कक्षा ये विद्यार्थियों की संख्या। यदि वे इन आंकड़ों को चित्रलेख के माध्यम से दर्शाना चाहे तो क्या वे प्रत्येक विद्यार्थी की अभी प्रतीक का प्रयोग करेंगे जैसे कि लखनपाल ने किया है? यदि हाँ तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? अगर वो एक स्माइल से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थोड़ा बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर मैं एक ग्राफ बनाता भी हूं, तो फर्स्ट क्लास कितने बच्चे प्रेजेंट है, 30, मतलब मुझे कितनी स्माइली बनानी पड़ेगी, 30 स्माइली बनानी पड़ेगी, जो कि क्या हो जाएगा, बहुत टफ काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर तक और बहुत टफ काम हो जाएगा। तो इसको मैं इजीली कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक स्माइली को रिप्रेजेंट कर दूं, मान लो एक स्माइली है, ठीक है, इस स्माइली को कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, 10 स्टूडेंट से,
मतलब अब मैं अगर ले रहा हूँ डाटा, तो मैं 10 स्टूडेंट वाला रिप्रेजेंट करूंगा, पर मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, मुझे हर बार ये बात यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। जब भी मैं पिक्टोरियल मतलब सॉरी पिक्टोग्राफ बनाऊंगा या फिर ग्राफ बनाऊंगा, इसको ग्राफ कहते हैं, तो मैं इधर रिप्रेजेंट करूंगा डाटा में कि जो एक स्माइली है वो 10 बच्चों को रिप्रेजेंट करती है। अगर मुझे नहीं लिखूंगा तो किसी और को कैसे पता लगेगा कि मैं एक स्माइली से कितने बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मान लो कभी मैं डाटा बनाऊं इस तरह का, तो अपन देखते हैं आगे, अगर डाटा नहीं बनाया तो अपन इस डाटा को बना सकते हैं। ये तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी 5 विद्यार्थी लिए, ठीक है। अपन आप चाहे तो 5 ले सकते हैं, आप चाहे तो 10 ले सकते हैं। अगर मान लो मैं 10 लेता, तो पहले में कितने 30 बच्चे थे, तो कितने स्माइली बनाता मैं, 3 स्माइली बनाता। ठीक है, कितने स्माइली बना देता मैं, 3 स्माइली बना देता। 35 थे तो कितने स्माइली बनाता, 30 तो स्माइली होगा, और एक स्माइली क्या बना देता, हाफ बना देता। तो इससे क्या निकल गया, ये क्या होगा 5, और ये कितना, अगर मैं 10 स्टूडेंट्स वाला रहता, पर अगर यहाँ पे 5 स्टूडेंट वाला लिया है, तो कितने स्माइली बनाने पड़े इसको, 1 2 3 4 5 6, 6 यानी 5 × 5 = 30। अब 5 × 5 क्या, पहला तो 5 ये कि नंबर ऑफ स्माइली कितने, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ स्माइली कितने हैं, 5। और हर एक स्माइली को क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर एक स्माइली की वैल्यू क्या है, 5। तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 5 = 25, है ना। तो कितने स्टूडेंट हो गए, 25 स्टूडेंट हो गए। सॉरी ये 6 है, तो 6 × 5 = क्या हो गया, 30 स्टूडेंट हो गए। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्टोरियल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इजी टू सी है। जैसे कि मान लो 10 से भी इसने दिखाया, तो इस तरह दिखा सकते हैं। अगर 35 का दिखाया तो हाफ दिखाएंगे, 25 का दिखाया तो हाफ दिखाएंगे, मतलब 5 को आप हाफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि कक्षा की उपस्थिति संख्या 33 या 27 हो, तो एक ऐसा चित्रलेखन तैयार करने का समय क्या चुनौतियां आ सकती है। ऑफ कोर्स आ सकती है। मान लो 27 हो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे इतना ही स्माइली चाहिए या फिर इतना अमाउंट ऑफ ये चाहिए, ठीक है। तो चित्रलेखन आंकड़ों को दर्शाने की सुंदर चित्रीय और सुझावित विधि है। ये आंकड़ों को वस्तुतः में चित्रों में दर्शाते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, चित्रों में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस हेल्प से। अब चित्रोलेखन प्रश्नों के उत्तर देने और आंकड़ों के विषय में तुरंत निष्कर्ष निकालने में सहायता करते हैं, मतलब जल्द से जल्द आंसर निकालने में और रिप्रेजेंट करने में, मतलब देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। इससे अपन को आंसर्स भी जल्दी मिलते हैं, और इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको अपन देख के समझ सकते हैं। मनपसंद खेलों, मनपसंद रंगों, परिवहन में सबसे ज्यादा साधन, अनुपस्थिति छात्र इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाए। चित्रोलेखन को पढ़कर हम विभिन्न वर्गों की बारंबारत और उनकी तुलना को तुरंत समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट, हॉकी, ठीक है। मान लो अगर क्रिकेट की बात हो, जैसे कि एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर ले लें, अगर अपन चाहे तो, नहीं, चित्रों के लेखन अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक पैमाना और पूंजी, उदाहरण के लिए ये एक विद्यार्थी अथवा ये 5 विद्यार्थी, तो अपन को ये रिप्रेजेंट करना जरूरी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये रिप्रेजेंट करना हमारे लिए जरूरी है, कि ये 5 विद्यार्थी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ये एक विद्यार्थी को या फिर 4 विद्यार्थी को। एक ऐसे चित्रलेखन को बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिसके आंकड़ों की मात्रा अधिक है और उसकी बारंबारत पैमाने में ठीक गुणज ना हो। अब क्या हो सकता है, कहीं कहीं हमें चुनौती देखने को मिल सकती है। मान लो कि अगर रिप्रेजेंट करने को बोला जाए, मान लो उस स्टूडेंट में क्लास प्रेजेंट होते 27, तो आप 27 को एक सर्कल के थ्रू कैसे दिखा पाते, ठीक है। मान लो अगर 27, 25 तो आपने हाफ दिखा दिया, 27 आप कितना हाफ दिखाते, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए भी अलग डाटा रिप्रेजेंट होता है, वो अपन देखेंगे। जैसे कि अब पुस्तक दिया गया चित्रलेख, मेडिकल स्कूल गिन्नौर की पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थी द्वारा शरण ली गई पुस्तकों की संख्या, मतलब कितनी पुस्तकें ली गई। तो एक पुस्तक एक बुक कितना रिप्रेजेंट करती है, एक पुस्तक को। तो मान लो सोमवार को कितनी, 1 2 3 4 5, 5 पुस्तकें ली गई। मंगलवार को 3, इस तरह क्या है, बृहस्पतिवार को एक भी पुस्तक नहीं ली गई। तो इस तरह क्या करते हैं, डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन है, उसके आंसर अपन दे सकते हैं। मगन भाई जामनगर के पंगते बेचता है। निकटवर्ती गांवों में 6 दुकानदार उनसे पतंगे खरीदते आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्या नीचे दी गई है। चमन दुकानदार ने खरीदी 250, रानी ने खरीदी 300, रुखसाना ने खरीदी 100, ठीक है। ये सब क्या है, पतंग बेची गई है। अब क्वेश्चन क्या है, रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने कितने प्रतीक दर्शाएंगे।
ठीक है, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले एक चित्रहार लगाने के लिए प्रत्येक पतंग से 100 पतंग को दर्शाया गया है। मतलब जब आप एक पतंग बनाएंगे तो वो कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 100 पतंग को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर उसने पूछा रानी के द्वारा, तो आप देखेंगे रानी के द्वारा कितनी पतंग ली गई, रानी के द्वारा पतंग ली गई 300। तो अगर एक पतंग 100 को रिप्रेजेंट करती है तो हम कितनी पतंग बना सकते हैं, हम 3 पतंग बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम 3 पतंग बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 300 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मान लो अगर मैंने ये 3 पतंग बनाई तो ये क्या हो गया, 300 रिप्रेजेंट हो गया। इधर एक पतंग बनेगी, इधर 4 पतंग बनेगी, कितनी, 4 पतंग बनाएंगे हम, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 को तो रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, ये हो गया 400 का रिप्रेजेंटेशन। पर आप 50 को कैसे दिखाएंगे, तो 50 को आप दिखा सकते हैं इस तरह, हाफ, हाफ पतंग जब आप दिखाएंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, 50 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्या होगा, हाफ हो गया ना 50। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए आंसर इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दंड आलेख, दंड आलेख यानी क्या होता है, दंड आलेख यानी बार ग्राफ। हम इस बार किसके बारे में पढ़ेंगे, बार ग्राफ के बारे में। अब बार ग्राफ क्यों कहते हैं इसको, आपने कभी कभी किसी वेदर रिपोर्ट में या फिर कहीं भी इस तरह की बिल्डिंग्स खड़ी हुई देखी होंगी। ठीक है, किसी ग्राफ में इस तरह बिल्डिंगें रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उनसे क्या करते हैं अपन, सेट ऑफ डाटा निकालते हैं। ठीक है, कभी भी वेदर रिपोर्ट देखी होगी या फिर किसी इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है, पोल देखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या ऐसे बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपने टीवी या समाचार पत्र में इस प्रकार के आलेख देखे हैं, किस तरीके के, जैसे कि अ, चित्र को दंड आलोक भी हमें उच्चतम मान, विभिन्न श्रेणियों की मान की तुलना करने इत्यादि जैसी सूचनाओं को तुरंत समझने और उनकी व्याख्या करने में समझ सकते हैं। मतलब इस बार ग्राफ से क्या है, इजी और इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लो कि कोई वैल्यू हो, जैसे कि यही वैल्यू, ठीक है, 7,851। इस वैल्यू को आप नॉर्मली किसी चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मतलब लगभग इम्पॉसिबल है। पर अपन बार ग्राफ की मदद से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 5,000 से 10,000 के बीच में आप लगभग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7,851 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या फिर 9,681 इधर आएगा, 11,212 इधर आएगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डाटा को। तो डाटा को रिप्रेजेंट करना भी एक अलग तकनीक है, या फिर बार ग्राफ से क्या कर सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि कक्षा 1 2 3 4 8 तक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इतनी है। ठीक है, जो उनसे इन्हीं आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रस्तुत किया। आइए लखनपाल द्वारा संग्रहित आंकड़ों को लेते हैं, जो किसी एक दिन प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी, मतलब जो लखनपाल का ऊपर को अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा था इमेजेस के थ्रू, अगर अपन उसे बार ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे या फिर यूज से सॉल्व करेंगे तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपन ने क्या करा, ये बार ग्राफ के थ्रू सॉल्व करा है लखनपाल ने, मान लो लखनपाल की जो डाटा था उसको। अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे एक अपन ने सेट ऑफ डाटा बनाई, अपनी कॉपी है। यहाँ पे अपन ने, यहाँ पे एक एक्सेस लिख खींचते हैं मैक्सिमम, ये एक लाइन खींची और एक लाइन लेती इसके ऊपर, जिसके ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी होती है वो क्या होती है, दूसरी लाइन होती है। यहाँ अब आपको सेट डाटा लिखना पड़ेगा कि आप कक्षा कहाँ लिख ले। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा आपने, क्लास यानी कक्षा। ठीक है, अब कक्षा को लिख देंगे एक थोड़ा गैप में, 2 3 4 5 6 8 तक। अब विद्यार्थी, हमेशा हमें न्यूनतम विद्यार्थी से लेके एकदम मैक्सिमम विद्यार्थी तक की वैल्यू क्या लिखनी, इधर लिखनी पड़ेगी इस डाटा में। अब डाटा आप किस तरह लेंगे आपको धीरे धीरे पता लगेगा पैराग्राफ में। जैसे कि न्यूनतम अगर 0 से लेके कहाँ तक लिखेंगे, 8 तक। ठीक है, तो फिर पैराग्राफ बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्लास में 3 बच्चे प्रेजेंट नहीं थे तो मैंने ये एक बार बिल्डिंग बनाई, 5 नहीं प्रेजेंट थे तो 5 तक बनाई, 4 नहीं प्रेजेंट थे तो 4 तक बनाई, 2 नहीं प्रेजेंट थे तो 2 तक बनाई। अब एक इकाई की लंबाई, एक विद्यार्थी, एक इकाई मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, एक इकाई। जब आप बार ग्राफ में और चीजें देखोगे ना तो आपको ग्राफ मिलेंगे, उसमें एक स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर में कितनी लाइन होती है, इस तरह बहुत छोटी छोटी 10 लाइन्स होती है। ठीक है, तो अगर ये पूरे को क्या बताया है, सिर्फ एक बताया है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो होगा वो क्या होगा, 2, फिर ये होगा 3। ठीक है, पर ये सिंगल कितना होगा, सिर्फ एक। तो इस तरह आप और चीजें समझोगे जब बार ग्राफ को अपन और सॉल्व
करेंगे। अभी तो इतना समझ जाते हैं कि हमें सेट ऑफ डाटा लिखना पड़ता है। कक्षा 2 में उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? तो कक्षा 2 देखी, विद्यार्थी कितने थे? 5 अनुपस्थित थे, तो 5 अपन ने आंसर लिख दिया। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ से और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए यातायात पुलिस द्वारा एकत्रित की गए दिल्ली की एक व्यस्त सड़कों के चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों के आंकड़ों पर दृष्टि। ठीक है, देखते हैं कि पुलिस वालों ने क्या बताया इस डाटा में। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों संख्या नीचे दंड आलेख में दर्शाई हुई है। लंबाई की एक इकाई 100 वाहन है, मतलब एक जो इकाई है, ठीक है, एक इकाई यानी जो ये डिफरेंस है, आप यहाँ से भी रिप्रेजेंट करती है, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस कितने का होगा? 100 का होगा। ऊपर कितने का डिफरेंस था? एक का, क्योंकि लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई थी? काउंटिंग 0 1 2, तो डिफरेंस कितने का है? एक का। पर यहाँ डिफरेंस कितने का है? 100 का। और कभी भी डिफरेंस देखना है तो आप सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करोगे तो दिख जाएगी। कैसे? जैसे कि यहाँ पे सेकंड वैल्यू कितनी है? 200 है। फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 100। तो आंसर क्या आया? 100। या फिर आप उसके आगे मान लो, अगर मैं 400 ले रहा हूँ तो उसके पहले वाली वैल्यू लूंगा, यानी मैं 400 में से 300 माइनस करूँ तो डिफरेंस क्या आएगा? 100 आएगा। तो इसमें डिफरेंस कितना दिख रहा है? 100 दिख रहा है। मतलब एक इकाई कितने को रिप्रेजेंट करती है? 100 वाहनों को रिप्रेजेंट करती है। अब ये डाटा देखते हैं हम, ये डाटा हमें क्या कह रहा है। अब जरूरी नहीं बार ग्राफ जैसा ही बने, बार ग्राफ अपन इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, इधर लाइन खींची। यहाँ पे क्या हुआ कि वाहनों की संख्या क्या है? वाहनों की संख्या 100 200 300 कहाँ तक ली? 1200 तक लिए। और इधर क्या है? समय अंतरकाल, मतलब समय अंतरकाल यानी 6 से 7 के बीच में कौन आ रहा है? 7 से 8 के बीच में, 8 से 9, 9 से 10। तो अगर मुझे पूछा किसी ने कि 10 से 11 के बीच में कितने व्हीकल पास हो रहे हैं, कितने व्हीकल गुजर रहे हैं चौराहे से, तो 10 से 11 ये, और ये अगर मैं लाइन सीधे खींचूं तो ये हो गए 700। तो कितने व्हीकल गुजर रहे थे? 700 व्हीकल गुजर रहे थे। अगर 8 से 9 के बीच में मुझे पूछता तो 8 से 9 का बार ग्राफ कहाँ रिप्रेजेंट करता है? इधर। तो लगभग 1000। ठीक है, ये 1000। तो 1000 जो थे, क्या थे? 1000 व्हीकल वहां से पास हो रहे थे उस चौराहे से। तो बार ग्राफ को इस तरह भी क्या कर सकते हैं आप? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस चौराहे पर अधिकतम अब अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा व्हीकल कब पास हो रहे हैं? 7 से 8 बजे तक, और सबसे कम कहाँ? सुबह 6 से 7। ठीक है, ये दर्शाया गया है जिसका समय अंतरकाल 7 से 8 है। दंड आलेख दर्शाता है कि इस समय चौराहे से होकर 1200 वाहन गए। कितने वाहन निकले? 1200 वाहन निकले। दूसरा लंबा दंड प्राप्त 8 से 9 के लिए है। इस दौरान कितने वाहन निकले? 1000 वाहन निकले। ठीक है, तो इस तरह क्या पता लगता है हमें कि कितने व्हीकल वहां से गुजर रहे हैं, कितने वाहन वहां से गुजर रहे हैं। अब एक और चीज, 2 घंटों के अंतरकाल प्रातः 8 से 10 के दौरान इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या लगभग 1800 वाहन है। मतलब मान लो अगर किसी ने पूछ लिया कि 8 से 9 और 9 से 10 में कितने व्हीकल वहां से गुजर रहे थे, मतलब जैसे कि 8 से 9 में कितने व्हीकल गुजर रहे थे? 1000। और 9 से 10 में कितने व्हीकल गुजर रहे हैं? 800। ठीक है, तो टोटल व्हीकल 8 से 10 के बीच में कितने गुजर रहे हैं? 1000 प्लस 800 इक्वल टू 1800। अगर मैं सेम इससे काउंट करूं कि 6 से 7 और 7 से 8 में कितने व्हीकल गुजर रहे हैं, तो 1200 व्हीकल तो सुबह 7 से 8 में गुजरते हैं, और लगभग 150 व्हीकल कितने में गुजरते हैं? 6 से 7 में। तो 1200 प्लस 150 इक्वल टू 1350। मतलब 1350 व्हीकल कितने में गुजरेंगे? 6 बजे से 8 बजे तक 1350 व्हीकल गुजरेंगे उस चौराहे से। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम? डाटा से बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रातः 6 से दोपहर 12 के बीच उस चौराहे से कुल कितने व्हीकल गुजरते, तो आप ये डाटा देख के बता सकते हैं। ठीक है, एक और हमें एक उदाहरण देके रखा है, जिसमें क्या देके रखा है? वर्ष देके रखे हैं कि 1951, 1961, 1971, और भारत की जनसंख्या करोड़ों में, मतलब करोड़ों में, मतलब ये 10 करोड़ है, ये 20 करोड़ है, 30 40 50 60 70 80 90। अब तो आज की जो भारत की संख्या वो क्या है? 140 करोड़। पर उस टाइम जब कम थी तो हम देख सकते हैं कि 1951 में कितने करोड़ थे? 36 करोड़ थे। 1961 में 44 करोड़, ये 54 करोड़।
तो पहले ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें रिप्रेजेंट किया कि जो संख्या है इधर की वो किसमें है, करोड़ों में है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, करोड़ों में। तो इस तरह क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो भारत की जनसंख्या के बारे में ये हम देख सकते हैं या फिर ऐसा डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा एक प्रैक्टिकल आप भी कर सकते हैं कि अब 2001 तक है। अब आप 2002 से लेके 2010 या फिर 2020 से लेके 2026 तक जनसंख्या कितनी बदली, उस बारे में क्या कर सकते हैं, डाटा, सेट ऑफ डाटा बना सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, मतलब बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, या एक और चीज, अगर मान लो बोला गया कि 1951 से लेके 1961 के बीच में कितने करोड़ जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, मतलब 1951 में कितने करोड़ संख्या थी, कितने जनसंख्या, 36 करोड़। ठीक है, सीआर लिख देता हूँ यानी 36 करोड़। और 1961 में कितनी हो गई, 44 करोड़ हो गई। तो कितने करोड़ जनसंख्या बढ़ी, तो मैं 44 करोड़ में से 36 करोड़ अगर माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब 8 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, मतलब यहां से यहां पहुंचने में कितनी संख्या बढ़ी, 8 करोड़। मतलब इन लगभग 10 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, 8 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि कितनी इकाइयां या फिर कितनी डिफरेंस आए, उससे कितनी जनसंख्या बढ़ी, या फिर कोई भी कितना डिफरेंस कितना है। तो ये डिफरेंस निकालना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बार ग्राफ का। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बार ग्राफ के, तो उसमें आपको ये डिफरेंस निकालना होगा और ये सीखना होगा कि ये डिफरेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ये बायोग्राफ इजी टू अंडरस्टेबल है, ठीक है, पर उसका यूज यही है कि जो आप क्वेश्चंस दिए गए उसको आप सॉल्व करें और इजी टू अंडरस्टेबल हो कि हाँ ये चीज इस तरह लिखी गई है या फिर इस चीज को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दंड आलेख खींचना मतलब बायोग्राफ को ड्रॉ करना। अब बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, पिछले एक उदाहरण में श्री नीलेश ने अपनी कक्षा में विद्यार्थी मनपसंद मिठाइयां दी थी। ठीक है, अगर मुझे इसमें अगर दिखाना है कि कितने, अगर मान लो मैं इसका बार ग्राफ बनाना चाहूँ, तो मैं इस बार ग्राफ को कैसे बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ बार ग्राफ को मैं, मान लो मैंने ये लाइन खींची और ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है ये लाइन, और ये लाइन मैंने खींची। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ मिठाइयों के नाम, क्या लिख रहा हूँ, मिठाइयों के नाम या फिर मिठाई। अब मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, जलेबी जे, गुलाब जामुन जी, गुजिया मैं छोटे जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बर्फी में बी से और रसगुल्ला आर से। ठीक है, तो अब मैं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मान लो मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया है जे को, यहाँ पे जी को, यहाँ पे छोटे जी को, यहाँ पे कर दिया है मैंने बी को, यहाँ पे रसगुल्ला आर। थोड़ा डिफरेंस थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, बी को इधर, छोटे वाले जी को इधर और बड़े वाले जी को इधर। यानी कितनी मिठाइयाँ हैं, 5 मिठाइयाँ, मैंने 5 रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है मिठाइयों को रिप्रेजेंट किया है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इकाइयों का जो डिफरेंस लिया वो कितना लूंगा, मिनिमम कितना है, 3। ठीक है, तो मैं डिफरेंस एक काम करते हैं, अपन 13 तक है तो अपन एक से भी ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये जे आया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये 13 तक मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब देखो जलेबी कितनी है, 6, तो मैं 6 तक क्या कर दूंगा, एक बार ग्राफ बना दूंगा, ये 6 जलेबी हो गई। ठीक है, अब गुलाब जामुन कितने, 9, तो गुलाब जामुन के लिए क्या कर दूंगा, 9 तक मैं एक बार बना दूंगा। गुजिया कितने हो गई, 13, तो सबसे ज्यादा क्या है, गुजिया, तो ये गुजिया हो गई। बर्फी कितनी है, 3, तो ये बर्फी मैंने बना दी 3। ठीक है, और रसगुल्ला कितना है, 7, तो मैंने ये 7 ले लिया यहाँ।
और यहाँ क्या बना दिया, एक रसगुल्ले का बार ग्राफ बना दिया। तो ये हो गया 7, ये हो गया 3। आप इस तरह क्या कर सकते हैं, ऊपर इसके बार ग्राफ के रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये वाली वैल्यू विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या पता लगता है कि कितने बच्चों को कितनी मिठाई पसंद है। और अगर मेरे को डिफरेंस लिखना है, मान लो एक इकाई क्या रिप्रेजेंट करती है, एक इकाई रिप्रेजेंट करती है एक स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा मुझे, बारग्राफ को किस तरह बनाऊंगा मैं, इस तरह। अपन आगे भी देख सकते हैं अगर कोई बारग्राफ बना हुआ होगा तो। ये बारग्राफ बना हुआ है, ठीक है, सेम अपन ने जैसा बनाया वैसा है। और यहाँ पे इकाई की लंबाई संख्या कहता है एक संख्या, मतलब एक स्टूडेंट के हिसाब से कर सकते हैं। उदाहरण, स्मृति द्वारा 8 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। मतलब स्मृति ने क्या करा, इतने रन बनाए, कितने मैच में, 8 मैच में। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस उदाहरण में न्यूनतम स्कोर 0 है तथा अधिकतम स्कोर क्या है, 100 है। मतलब न्यूनतम यानी जीरो स्कोर कितना है, सबसे कम है 0, मैक्सिमम है 100। इकाई लंबाई, एक रन का पैमाना लेने का अर्थ यह होगा कि एक के कदमों में 0 से 100 रनों में लेना होगा। यह अनावश्यक रूप में जटिल होगा। मतलब हम एक रन को एक इकाई नहीं ले सकते। मतलब हम इस तरह डिफरेंट नंबर्स नहीं दिखा सकते कि 1 2 3 4 5, वरना 100 कहाँ तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो हमें पैमाना कुछ ऐसा लेना होगा जिससे हम इजी टू कैलकुलेट कर पाए, और हमारी ऑफ कोर्स नोटबुक में भी क्या हो जाए, बार ग्राफ बन जाए। ठीक है, तो आगे देखो किस तरह। अब डिफरेंस कैसे ले सकते हो आप, एक इकाई को ले सकते हो आप 10 रन, या फिर एक इकाई को ले सकते हो आप 20 रन। जिससे क्या होगा, आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक इकाई की लंबाई कितनी ली है, 10 रन। मतलब एक छोटा सा जो बॉक्स होगा या फिर एक छोटी सी लाइन होगी, वो कितने नंबर को, कितने रनों को रिप्रेजेंट करती है, 10 रनों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ये, तो ये जो है, ठीक है, ये एक इकाई कितने रनों को रिप्रेजेंट करती है, 10। तो ये 20, 30, 40, 50, 60। तो इस तरह क्या बनाया गया, अब पहले मैच में 80 रन बनाया गया तो मैंने ये बार ग्राफ बना दिया। इस तरह क्या सारे मैचों के लिए क्या बना दिया, बार ग्राफ बना दिया गया। और यहाँ पे एक इकाई कितनी रन रिप्रेजेंट करती है, 10 रन रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह सोचना, मतलब आप अगर बार ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा बुद्धि का उपयोग, थोड़ा समझ का उपयोग भी करना है, थोड़ा लॉजिक का, कि हाँ ये चीज इस तरह सॉल्व होगी, ये चीज इस तरह बनेगी। अब ये निम्नलिखित सारणी सारणी इमरान के परिवार के विभिन्न मदों में मानसिक व्यय दर्शाता है। मतलब वो कितना किराया खर्च होता है, मकान किराया कितने रुपए खर्च होता है, 3,000, भोजन 3400, शिक्षा 800, बिजली 400। इस तरह इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में दर्शाने में निम्नलिखित चरण है। दो लंब रेखाएं खींचिए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, हाँ। तो क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, मतलब आपको ऐसे दो लाइन खींचनी है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल लाइन, जिसको इस तरह कहते हो, क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इस तरह क्या करनी है, दो लाइंस खींचनी है। क्षैतिज रेखा के अनुसार मध्य अंकित कीजिए, उनके बीच समान दूरी रखिए। ऊर्ध्वाधर रेखा में अनुचित संगत और व्यय अंकित कीजिए। मतलब व्यय का लिखना है, इधर लिखना है, व्यय लिख दिया इधर, और बाकी जो पैसे खर्च हुए वो, सॉरी, व्यय लिख दिया इधर, और जो चीजें यूज हुई है वो क्या लिख दिया, इधर लिख दिया। ठीक है, क्या चीजें यूज हुई है, मद, मद कहाँ लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखना है। समान चौड़ाई के दंड इस प्रकार बनाई कि उनके बीच समान दूरी रहे। मतलब जो डिफरेंस हो वो क्या हो, सेम हो। मतलब एक इकाई का डिफरेंस इतना लेना है कि सेम हो, और आपको एक बड़ा बार ग्राफ भी ना बनाना पड़े। तो इन्होंने क्या लिया है, ऊर्ध्वाधर रेखा में अनुचित अनुदिश एक उपयुक्त पैमाना चुन लीजिए। मान लीजिए एक इकाई की लंबाई कितनी है, 200 रुपए। मतलब एक इकाई जब कंप्लीट होगी तो उसकी लाइन, उसका नाम, मतलब वो कितना रिप्रेजेंट करेगी, 200। मतलब अगर दो लाइन है, ये एक इकाई हुई, तो ये कितने पैसे रिप्रेजेंट कर रही है, 200 रुपए रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब मकान किराया कितना है, 3,000। तो कितनी इकाई ये बनेगी, 15 इकाई बनेगी। ये 17 इकाई। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे इकाइयां पता लग जाएंगी। ठीक है, अब इससे क्या पता लगा, मुझे इकाइयां पता लगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि या फिर मैं नॉर्मली पैसे लिख लूंगा। ठीक है, 200 हो गए, 400 हो गए, 600, फिर ये पूरे पैसे लिख लिए। अब क्या करूंगा, मकान व्यवसाय के लिए कितने यूज हुए,
3000 तो यहाँ बायोग्राफ ड्रॉ कर दिया। ऐसे बायोग्राफ क्या करूंगा मैं, ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, बस मुझे इकाई जो है किसका ध्यान रखना है, मुझे इकाई का, जो मुझे एक सही पैमाना लेना है, एक सही पैमाना लेना है, वरना क्या होगा, बायोग्राफ गलत बनेगा। ठीक है, और डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि 400 और 200 के बीच में डिफरेंस कितना है, 200 का। 600 और 400 के बीच में 200 का। 1000 और 800 के बीच में 200 का। तो डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके क्या कर सकते हैं आप, करेक्ट बारग्राफ बना सकते हैं। सामथा ने एक चाय बागान में भ्रमण किया, वहां देखा कि कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए, मतलब घुन कितने घूम रहे, 6। सूंड यानी झांगा कितने घूम रहे, 10। भ्रंग तितलियां, ये तो इस इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए दंड आलेख बनाने की सहायता कीजिए। अगर मुझे इसकी दंड आलेख बनाना हो, ठीक है, अगर मुझे इसका दंड आलेख बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ, देखते हैं अब। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, अब मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। चाय बागान में भ्रमण किया तो वह देखा कि पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा कीट। क्या लिखना है, मैं कीट लिख लूंगा, ठीक है। कीट, पहली लाइन होगी कीट, और ये क्या हो गए, आंकड़े लिख सकता हूं मैं, ठीक है, आंकड़े, कीट के आंकड़े। तो पहला घून, घून के कितने आंकड़े हैं, 10। ठीक है, फिर बाकी आंकड़े क्या लिखूंगा, ऐसे लिख लूंगा। तो मेरे को आंकड़े समझ में आ गया ना, किस तरह मैं आंकड़े लिखूंगा। ये मैंने क्या कर दिए, आंकड़े लिख लिए। अब मैं क्या बनाऊंगा, बायोग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, ठीक है, और फिर एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा। ठीक है, मैंने ये लाइन खींच दी। अब अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले देखूंगा कि मैक्सिमम नंबर कितना है। मैक्सिमम नंबर क्या है, 10 है। ठीक है, तो मैं आंकड़ा कहाँ से लिख सकता हूँ, एक से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये क्या लिख लिया मैंने, कीट की संख्या, या फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ कीटों की संख्या, कीट की संख्या। ठीक है, अब नीचे क्या लिखना है, मेरे को कीट लिखना है कि कितने कीट है ना, कीट। तो मैं इनको एक इजी करने के लिए मैं एक सिर्फ वर्ड दे रहा हूँ। घुन को मैं लिख सकता हूँ जी में, झांगा को मैं लिख सकता हूँ जे में, भ्रंग को मैं लिख सकता हूँ बी में, तितलियों को ती, और टिड्डे को अ, छोटे वाले टी में। ठीक है, तो मैंने लिख लिया जी, जे, बी, टी और छोटा वाला टी। पहले क्या है, 6 घून है, तो घून कहाँ पर है, 6। तो मैं ये 6 वाला पैराग्राफ बना दूंगा। अब झांगा कितने हैं, 10। तो सबसे ज्यादा कितने हैं, झांगे ही हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, ये 10 पे एक पैराग्राफ बना दूंगा। भ्रंग कितने हैं, 5। तो 5 पे क्या करूंगा, मैं एक पैराग्राफ बना दूंगा। ये 5 पे मैंने पैराग्राफ बना दिया। फिर है 3 और फिर है 2। तो 3 पे मैंने क्या करा, ये बना दिया, ये 3 और ये 2 पे मैंने लगभग ये बना दिया। तो 2, 3, 5, 10, 6। तो कितने इजीली रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे एक इकाई किसको रिप्रेजेंट करती है, एक इकाई एक कीड़े या फिर एक कीट को रिप्रेजेंट करती है। फिर एक वैल्यू लिख सकते हो आप,
तो इस तरह क्या करेंगे, अपन बार ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता लग गया, ये बार ग्राफ हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसी के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो इस तरह क्या दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसके आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो ये दिया गया है, पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य स्तर पर कुछ भिन्न शहरों के लिए बेच के गए टिकटों की संख्या आंकड़ों में संग्रहित की। जैसे कि विदिशा में कितने, 24 है, जबलपुर में 20, सिवनी में 16, इंदौर में 28 और सागर में 16। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों को दंड आलेख में तैयार किया, जैसे कि ये रिप्रेजेंट कर दिया। दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए, मतलब बेचे गए टिकटों की संख्या। तो 24, 20, 16, 28, तो ये कितनी है, मान लो अगर मैं ऊपर लिख देता हूँ 24, 20, 16, 28। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप बार का बना सकते हैं, ये हाफ बार ग्राफ, इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे टिकटों की संख्या, तो अब अगर यहाँ पे 24 है तो आप डिफरेंस क्या लेंगे। ठीक है, आप अगर अगर आपको 24 पे रिप्रेजेंट करना है तो कितने लेने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 6, मतलब डिफरेंस कितने का लेना, 4, यानी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 8 32। तो इस तरह क्या किया गया, रिप्रेजेंट करेगा, ये आ गया 20 पे, ये आ गया 16 पे, ये आ गया 28 पे लगभग। 28 तो नहीं होगा, वो कम होगा थोड़ा शायद से। ठीक है, वो उधर कुछ और गड़बड़ होगी। 28 ही है शायद से। इंदौर इंदौर की संख्या में 28 है क्या, हाँ 28 है। ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बना है, उधर उन्होंने गलत बनाया, ठीक है। पर ठीक है, इस तरह क्या कर सकते हैं आप, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चीनू ने प्राप्त 9 से 10 तक अपने घर के सामान सड़क पर जाने वाले परिवहन की विभिन्न सूची बनाई है। क्या बनाई है, सूची बनाई है। इसमें से क्या करना है, आपको क्या बनाना है, सबसे पहले एक डाटा सेट करना है। क्या करेंगे आप, मान लो आपने डाटा सेट करना है कि व्हीकल कौन सा है और कितने टाइम वो गुजर रहा है। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं कुछ भी सामान जहाँ परिवहन विभिन्न सूची, तो आप कर सकते हैं कि गुजरने का 9 से 10 तक अपने घर के जाने वाला। ठीक है, या फिर नंबर लिख सकते हैं आप, टोटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, या फिर ठीक है। अब जैसे कि मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब कितनी मोटरसाइकिल, 12 और एक, 13, कितनी मोटरसाइकिल गई, 13 मोटरसाइकिल गई। ठीक है, मोटरसाइकिल। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। आगे, ये जसप्रीत बुमराह द्वारा पिछली 30 मैचों में दिए गए विकेट के आंकड़ों। जसप्रीत बुमराह को तो आप सब जानते हैं, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है। तो उसमें क्या किया उसने, 30 मैचों में लिए गए विकेट। विकेट लिए गए 0 2 मैचों में, एक विकेट लिए गए 4 मैचों में, ऐसे क्या गए 30 मैचों का विकेट लिया गया। ठीक है, तो ये क्या करना है, यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है, यह सारणी यह सूचना प्रदान करती है कि उसने कितने मैच में कितने विकेट लिए। इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, शीर्षक क्या हो सकता है कि ये सारणी की कितने मैचेस में कितने विकेट लिए, इस सारणी में कितने आपका ध्यान किसने आपका ध्यान आकर्षित किया, इस सारणी में कितने आपका ध्यान आकर्षित किया कि उसने मैचों की संख्या 6 खेली और उसमें कितने विकेट लिए, 2, या फिर मैचों की संख्या 2 खेली और विकेट लिए कितने, 0। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन ना है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे पिन कर देना है, तो हमारी वो क्वेश्चन के आंसर मैं आप तक पहुंचा दूंगा, या फिर उसके लिए अपन एक अलग वीडियो बना सकते हैं। चित्रलेखन की तरह दंड आलेख भी एक आंकड़ों को दर्शाने की सुंदर चित्रीय विधि है। मतलब जिस तरह पिक्टोग्राफ हमने देखा, जिससे इमेजेस से अपन प्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे बार ग्राफ भी एक बहुत अच्छी चीज है जिससे हम इमेजेस से इजी टू अंडरस्टैंडेबल वाले डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब डाटा को कितना इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, वैसा डाटा अपन बना सकते हैं, या फिर वैसा चित्र अपन बना सकते हैं। ये समान दूरस्थ दंडों के माध्यम से आंकड़ों को दर्शाता है, मतलब आप कितना अपने डिफरेंस रखते हैं उसमें डाटा को दर्शाता है, जिनकी चौड़ाई एक समान होती है। इन दंडों की लंबाई या ऊंचाई विभिन्न श्रेणियों की बारंबारताएं होती है, मतलब डिफरेंस हो सकता है लंबाई में।
प्रत्येक श्रेणी को एक दंड द्वारा दर्शाया गया है, मतलब एक बिल्डिंग द्वारा, जिसकी लंबाई ऊंचाई उदाहरण व्यय या राशि को प्रदर्शित करते हैं। मतलब उनकी जो बार्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को, हो सकता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर ऑफ क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वो या किसी ने कितनी मिठाइयाँ खाई उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दंडों के बीच समान दूरी यह इंगित करती है कि वे स्वतंत्र खड़े हैं तथा ये समान श्रेणियों को दर्शाते हैं। बारंबार सारणी की तुलना में दंड आलेख अधिक तेजी से आंकड़ों की व्याख्या करने में सहायक है। मतलब आप फ्रीक्वेंसी टेबल से ज्यादा, मतलब जल्दी, फ्रीक्वेंसी टेबल से जल्दी अपन क्या कर सकते हैं, दंड आलेख से क्या कर सकते हैं, अधिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब भी अपन डाटा लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होगी। उसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर अपन क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। दंड आलेख के लिए उसके आंकड़ों में सम्मिलित न्यूनतम, मतलब सबसे लो वैल्यू और सबसे अधिक वैल्यू को देखते हुए पैमाने की रचना, मतलब पैमाने को सोचना चाहिए कि वो पैमाना कितना होगा। जैसे कि एक इकाई कितने को रिप्रेजेंट करती है, एक, अथवा एक इकाई 200 रुपए को रिप्रेजेंट करती है। वैसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं अपन, ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है कलात्मक और सौंदर्यात्मक विचार, मतलब आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक वे टू रिप्रेजेंट डाटास। ठीक है, मतलब अपन डाटा को और कैसे कलात्मक और सौंदर्यात्मक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिछले अनुच्छेद के वर्णन में किए गए चरणों के अतिरिक्त आंकड़ों को चित्रीय रूप में दर्शाने के लिए कुछ अन्य अधिक कलात्मक और सौंदर्यात्मक पहलुओं पर विचार किया जा सकता है, जिसमें वे अधिक प्रभावशाली बन जाए। जब आंकड़ों को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख, चित्र आलेख आदि का प्रयोग किया जाता है, तब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन आंकड़ों पर इच्छित स्थान पर उचित प्रकार की रेखा जाए, मतलब एक सही अमाउंट ऑफ रे जो है जानी चाहिए। उदाहरण जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि यह कार्य उपयुक्त पैमाना चुनकर किया जा सकता है। यह भी वांछनीय है कि आंकड़े दिखने में आकर्षक और सरलता से समझने योग्य हो, जिससे उसे देखने वाला आ, उससे दी जाने वाली सूचना को आसानी से समझ सके। मतलब बार ग्राफ या कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इतना इजी होना चाहिए कि कोई अगर नया व्यक्ति उसको देख रहा है तो क्या कर सकता है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इजीली समझ सकता है। ठीक है, जैसे कि ये महाद्वीप है, उसमें एशिया में एवरेस्ट है ना, और भी क्या है, ऊंचे ऊंची चोटियां हैं, उनकी क्या देखें, कितने मीटर वो बड़ी है, मतलब कितनी ऊंची है। ठीक है, इस बात पे क्या करा, उन्होंने क्या करा, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, हम संख्या की इस सारणी को एक दंड आलेख के रूप में दर्शा सकते हैं, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में दर्शाया गया है। कैसे, इस तरह क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मीटर में उसकी हाइट लिखी है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या उस कौन सा क्या है वो पहाड़ है। ठीक है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, एशिया में कौन सा है, एवरेस्ट है। तो ये सब हम इस तरह बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरह बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आप इससे भी अधिक इंफोग्राफिक्स, ठीक है, इंफोग्राफिक्स क्या होता है, अब जब दंड आलेख जैसे आंकड़ों को चित्रीयकरणों से अधिक विस्तृत कलात्मक और चित्रीय कला के साथ अधिक सुंदर बना दिया जाए, मतलब उसे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया जाए, तो उसको इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या इंफोग्राफिक्स कहते हैं। इंफोग्राफिक्स का उद्देश्य आकर्षक दृश्यों का उपयोग करके सूचना को अधिक स्पष्ट और शीघ्रता से आकर्षक तरीके से संप्रेषित करना है। मतलब जितना इजीली और जितना ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर पाए उस डाटा को देख के, वो क्या होता है, इंफोग्राफिक्स होता है। जैसे कि मान लो इन्होंने क्या किया, जैसे कि हम इस तरह दर्शा सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, एक ट्राइंगल, क्योंकि पर्वत इसी फॉर्म में होता है तो हम इस पहाड़ या पर्वत को इस फॉर्म में बता सकते हैं, जिससे क्या पता लगता है कि हमें इजी टू अंडरस्टैंड है कि हाँ हाँ यहाँ पहाड़ों की बात हो रही है। अगर इंफोग्राफिक्स को और अलग तरीके से बताना है, ठीक है, यह इंफोग्राफिक प्रथम दृष्टि में अधिक आकर्षण और सुझावती दिखाई देता है। प्रतीत हो सकता है कि वह इनमें से कुछ कठिनाइयां भी हो सकती है। पहले दंड आलेख, हम हमारा लक्ष्य विभिन्न पर्वतों की ऊंचाई की उपयुक्त ऊंचाई दंड देखना है। अगर इसको और अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो अपन इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक पहाड़ दिखा दिया गया है, उसमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो इस तरह दिखा दी गई है, एवरेस्ट। फिर ये इस तरह पहाड़ों के कोने दिखा दिए गए हैं और उसके ऊपर क्या लिख दिए गए हैं, मार्क कर दिए गए। या फिर आप इस तरह ग्राफ भी बना सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं
कितने मीटर का है वो, जिस तरह पहले बस यहाँ पे क्या बनाना है, एक पहाड़ बन जाएगा। तो ये कितना इजी टू अंडरस्टैंड है, यहाँ पे अपन को देख के ही पता लग गया कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, पहाड़ों की बात हो रही है, और यहाँ पे मेजरमेंट भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, पहाड़ों को या फिर आंकड़ों को इस तरह दर्शा सकते हैं। अब इस चैप्टर का सारांश आ गया है। अब इसके सारांश पे पहुंच गए। तथ्य और संख्याओं को मापने, प्रेक्षण वस्तुओं का अन्य विवरण, उन वस्तुओं के बारे में सूचना प्रदान करना आंकड़ा कहलाता है, मतलब डाटा कहलाता है। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना या किसी भी चीज को एक सेट ऑफ फॉर्म में लिखना, ठीक है, उसको क्या कहता है, आंकड़ा कहलाता है। सरलतम रूप से विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए आंकड़ों को मिलान चिन्हों का उपयोग करने एक सारणीबद्ध रूप में संगठित किया जा सकता है, मतलब एक टेबल के रूप में क्या किया जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी जो नंबर ऑफ चीजों से बताती है, बाकी जो टेबल जो डाटा होगा वो यहाँ पे लिखा जा सकता है। विशिष्ट मान, मापन अथवा प्रेक्षण जितनी बार प्रकट हो, मतलब जो वैल्यू हो वो इतनी बार हो। जैसे कि एक स्टूडेंट ने 8 बार पुशअप्स, 8 पुशअप्स किए, किसी ने 10 किए, तो ये जो होते हैं फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब वो डाटा क्या है, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या फिर नंबर्स जो होते हैं उसको क्या फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं। चित्रलेखक आंकड़ों को चित्रों में प्रस्तुत करता है, मतलब चित्रलेखक यानी पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ से क्या कर सकते हैं हम, चित्रों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार ग्राफ से हम बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने सीखा। ठीक है, आंकड़ों के विषय में सही और प्रभाव वांछित सूचनाओं देने के लिए आलेख को चित्रीय रूप से आकर्षक बनाने के लिए चित्रलेखन का दिया दंड लेखन के लिए उपयुक्त पैमाना चुनना महत्वपूर्ण है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिफरेंस चुनना या इकाई चुनना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। अगर मैं अगर मैं किसी स्माइली को ले रहा हूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या वो 5 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो 100 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें किस चीज की बात हो रही वो जरूरी होना चाहिए। ठीक है, एक आलेख के अन्य पहलू भी उसके प्रभावीकरण और चित्रीय आकर्षण में योगदान प्रदान करते हैं, जैसे किसी प्रकार रंगों का उपयोग किया गया हो, मतलब कोई रंगों का उपयोग किया होगा, साथ ही कौन कौन से चित्र खींचे गए हैं, तथा यह कि दंड क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, मतलब हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ये पहलू आंकड़ा प्रबंधन, प्रस्तुतिकरण, कलात्मक और संदर्भात्मक पक्षों के संगत है, मतलब किससे उस उस बार ग्राफ को कितना ब्यूटीफुली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, या फिर किसी को इजीली टू अंडरस्टैंड है कि हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है। यद्यपि आंकड़ों को चित्रीय प्रस्तुतकरण को अधिक आकर्षक, फैंसी बनाना कभी कभी भ्रामक होकर गलत धारणा पर पहुंच पहुंचा सकता है, मतलब हो सकता है वो गलत रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चित्रलेखकों और दंड आलोक को सही पढ़ने से हम प्रस्तुत आंकड़ों को तुरंत ही समझ सकते हैं अथवा उसके विषय में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम उस डाटा को सही से पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और हम डाटा को समझ पाएंगे कि वो डाटा हमें क्या दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, डाटा के बारे में पढ़ा, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में, कलर्स के फॉर्म में, ठीक है, और इमेजेस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बार ग्राफ और डाटा को किस तरह दिखा सकते हैं या फिर देख सकते हैं जिससे सामने वाला इस डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, इजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके देखने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए आपको हम तक पहुंचना है, हम आपको वो क्वेश्चन के आंसर्स और वो उसके लिए एक अलग सी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।